नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास का। ठीक है, तो मैं अपनी अध्ययन की श्रृंखला में यहाँ तक पहुँच गया था, गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बता दिया था, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बता दिया था, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। ठीक है दोस्तों, तो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होती है। जो 1937 में चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव, प्रांतों में, उस समय भारत प्रांतों में विभाजित था ना, तो वहाँ तब मंत्रिमंडल का गठन के लिए पहले प्रांतीय चुनाव कराए गए जुलाई 1937 में। तो उनमें से लगभग 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। इसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होती है। पहले इन 6 प्रांतों में कौन कौन से थे? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को तब उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें संयुक्त प्रांत में कई प्रांत थे। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे कौन से 5 प्रांत थे जिसमें पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को? मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत और बराज क्षेत्र में, संयुक्त प्रांत में और उड़ीसा में। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती है। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन ये जो 3 प्रांत हैं इसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है। कौन कौन से प्रांत? बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कांग्रेस बड़े दल के रूप में निकल कर आती है। बहुमत नहीं पाती है, लेकिन एक बड़ा दल के रूप में आती है। आगे देखते हैं। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था, और उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा होगा दोस्तों? पंजाब के आसपास का। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मंत्रिमंडल बनाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये था प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। पहले ये देखते हैं, इसके बाद हम बटलर समिति के बारे में बताएंगे आपको। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा कितने महीने तक रहा? 28 महीने तक, 28 माह तक। 1937 में जो चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसका कार्यकाल रहा था 28 महीने, मतलब 2 वर्ष 4 माह। आगे देखेंगे। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? अक्टूबर 1939 में जितने कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन्होंने इसलिए त्यागपत्र दे दिया क्योंकि
वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में थे। मतलब ब्रिटेन ने भारत को बिना भारतीयों की परमिशन के द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था उसमें झोंक दिया था। मतलब भारतीयों को उनकी परमिशन नहीं ली और उनको बिना परमिशन लिए उसमें युद्ध में डाल दिया था। तो इसी वजह से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। देखिए आगे क्या देखते हैं। जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भारत के सभी मुसलमानों से कहा कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाइए, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, ये मुस्लिम लीग विरोधी थे ना कांग्रेस के, ये मुस्लिम लीग के थे जिन्ना। आगे देखते हैं संयुक्त प्रांत सरकार 1937। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। ठीक है, 1937 में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आज़ादी के बाद। तो जब संयुक्त प्रांत सरकार 1937 में थी तब इसके ये प्रधानमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये संयुक्त प्रांत सरकार 1937 के प्रधानमंत्री थे। और कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू संयुक्त प्रांत सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री थे 1937 में। और वित्त विभाग मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। वित्त विभाग इनको मिला हुआ था, रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, संयुक्त प्रांत सरकार यूनाइटेड प्रोविडेंस गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा। यही यूनाइटेड प्रोविडेंस बदलकर उत्तर प्रदेश नाम हो गया आगे चलकर। आगे हम देखते हैं देसी रियासतों के बारे में। बटलर समिति को भारतीय राज्य समिति भी कहा जाता है। इसका गठन 1927 में हुआ। ठीक है, देखिए इसको भारतीय राज्य समिति या भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भारतीय राज्य समिति या भारतीय रियासत समिति कहा जाता है। इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की समीक्षा करना। मतलब या संबंधों में सुधार करना, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने बटलर समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें ये निर्देश भी दिए कि जो है सुधार के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे कि बटलर समिति के सदस्य कौन कौन थे। जैसे कि नाम से पता है, देखिए ये 1927 में आई थी। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन ने ही बटलर समिति को नियुक्त किया था। ठीक है, 1927 में। तो इसके सदस्य थे सबसे पहले सर हारकोर्ट बटलर। इन्हीं के नाम पर ये समिति का नाम पड़ा है, सर हारकोर्ट बटलर। दूसरे थे प्रोफेसर डब्ल्यू.एस. होल्ड्सवर्थ। तीसरे थे एस.सी. पील। ये तीनों अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, तो हमने देखा 1927 में हुआ। लॉर्ड इरविन ने नियुक्ति करी। और इसका नाम भारतीय रियासत समिति या भारतीय राज्य समिति भी कहीं कहीं दिया हुआ है। और इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना।
भारतीय सरकार तथा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार और भारतीय रियासतों के मध्य या भारतीय राज्यों के मध्य संबंधों की जांच करना और उनमें सुधार की सिफारिशें देना। आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक और वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। देखिए वही चीज़ है, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों या भारतीय राज्यों में जो क्या आर्थिक और वित्तीय संबंध हेतु क्या सिफारिशें दी जा सकती हैं, यही इसका बटलर समिति का उद्देश्य था। तो बटलर समिति ने दोस्तों वर्ष 1929 में, याद रखिएगा इसमें नहीं दिया हुआ है, वर्ष 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये कहा कि ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कहा कि जो ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों के प्रगतिशील विकास के लिए उस समय समय पर उनकी मांगों में बदलाव के अनुसार उनको उनका उत्तरदायित्व संभालना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को ये देखना चाहिए कि समय समय पर उनकी मांगों में, भारतीय राज्यों की मांगों में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर उनके मांगों को देखते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। और फिर अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो भारतीय राज्य है वो, क्योंकि क्राउन से एक संधि के तहत जुड़े हुए हैं, एक समझौते संधि के तहत जुड़े हुए हैं, भारतीय राज्य क्राउन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्राउन की आज्ञा के बिना, क्राउन की अनुमति के बिना भारतीय राज्य किसी नई ऐसी सरकार में नहीं जा सकते जो मतलब भारत की एक नई विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। मतलब कि ये है कि अगर भारत में कोई नई सरकार बनती है, भारत स्वतंत्र होता है, तो भारतीय राज्य क्योंकि क्राउन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो भारतीय रियासतें या भारतीय राज्य उस नई सरकार में नहीं मिल सकते हैं। मतलब सीधे सीधे इन्होंने लगाम लगा दी कि भारत की आज़ादी रोकने के लिए, सीधे सीधे ये कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इन्होंने ये भी कहा कि बटलर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि वायसराय को परिषद में गवर्नर जनरल के बजाय राज्यों के साथ क्राउन के एजेंट के रूप में व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्योंकि वायसराय को वहाँ से भेजा जाता था, ब्रिटिश ताज से, ब्रिटिश क्राउन से, तो उसको परिषद में गवर्नर जनरल की बजाय ऐसे ही क्राउन के एजेंट के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, अखिल भारतीय राज्य, ये हमारा बटलर समिति की सिफारिशें थी, ठीक है। बटलर समिति ने जो अपने रिपोर्ट में कहा वो ये सब कहा था, ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1939 में किसको चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1939 में। 26 आगे क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा था।
महाराजा हरि सिंह ने 1939 में 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर पत्र सौंपा था किसको? जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि ये तत्कालीन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे, तो इन्हीं को सौंपा था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत बने थे, और तो 26 अक्टूबर को ये महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह किसको सौंपेंगे भारत में विलय के लिए? इन्हीं को सौंपेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ? 1947 में। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों या रियासतों का विलय 1947 में हुआ, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को देसी रियासतों का एकीकरण करने में, विलय करने में, देसी रियासतों का भारत में विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1947 में। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो। अब अपने वीडियो को यहाँ पर विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।